नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और चुनावी बेला जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, हम भी प्रदेश की राजधानी शिमला में इस समय पर पहुंच गए हैं। मुकुल जी, नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जैसे कि आप लोगों को मनोज जी ने बताया ही कि इस चुनावी सफर में हमने पूरे हिमाचल भर को देखा और अब हम पहाड़ों के दिल में पहुंच चुके हैं। कहते हैं देश का दिल दिल्ली में रहता है तो पहाड़ों का शिमला में बसता है। अब शिमला की अगर हम बात करें तो हम शिमला पे डिबेट पहले भी कर चुके हैं। आज की ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक मुद्दों पर, ना सिर्फ केवल शिमला के बारे में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो जो हमने आप लोगों से फीडबैक ली, जो हमें आप लोगों ने बताया, आपकी समस्याएं, आपके सुझाव, आपकी बातें, वो सब हम प्रतिनिधियों के सामने रखेंगे और पार्टी के प्रतिनिधि उसका जवाब देंगे और बताएंगे कि ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। देखना यह है कि वोट किसको पड़ता है, लेकिन उम्मीद यह करते हैं कि इस डिबेट के माध्यम से आप अपना निर्णय बेहतर जरूर कर पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज के हमारे स्पोक्स पर्सन से। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सत्ता का सुख भोगा, मैं यही कहता हूं हर बार, भारतीय जनता पार्टी ने, और उनकी तरफ से हमारे बीच में मोहित सूद जी पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो इनकी तरफ से जीएस तोमर जी हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। सीपीआईएम की बात करें तो विजेंद्र मेहरा हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहें या कैंडिडेट कहें, पहले वो आ रहे थे लेकिन बाद में ना जाने क्या हो गया, पता नहीं। खैर, पहले ही जो है मैदान यहां पर छोड़ दिया है, बाकी बाद में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बड़ा सवाल शिमला राजधानी से उठता है कि भाई रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा। सबसे पहला प्रश्न यहां पर भारतीय जनता पार्टी से हम लेना चाहेंगे। रिवाज बदलने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया है पिछले 5 सालों में जो रिवाज बदलने वाला है, जो 1985 के बाद अब तक नहीं हुआ, अब क्यों हो जाएगा? देखिए, पिछले 5 साल में जो भाजपा ने अभूतपूर्व विकास करा है, चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए, ट्रिपल IIT की बात ले लीजिए, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर की बात ले लीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जो पहले सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन प्लांट्स पूरे स्टेट में होते थे, आज 70 प्लांट्स हमने बना कर दिए हैं। डिस्पाइट 2 साल जो हमारे कोविड के कारण निकल गए, 5000 किलोमीटर हमने सड़क बना कर दी है, हर गांव को जोड़ने का प्रयास करा है। हॉर्टिकल्चर में ले लीजिए, शिवा मिशन हम लेकर आए हैं, 1280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से। और बाकी हमने बहुत सारे काम हर फील्ड में करे हैं। महिलाओं की बात ले लीजिए, गृहिणी सुविधा योजना है, हिम केयर की बात ले लीजिए। सूजी एक सेकंड, माइक छोड़ दीजिएगा, माइक मत पकड़िएगा कोई भी। देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो सभी ने किया है, पिछली जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने सभी ने ये किया है, सड़कें बनाई है। आप ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं, वो तो बनने ही थे जब कोरोना आया था, उसमें कोई बड़ी बिग डील नहीं है। और बाकी आप जो कार्य बता रहे हैं, पीजीआई सेंटर के लिए ऊना वाले पूछते हैं कहां पर है भाई पीजीआई सेंटर, उसका एड्रेस हमें बता दीजिए। एड्रेस भी बता देंगे और मेरे मित्रों को वहां का दौरा करना है तो वो भी करा देंगे। एम्स का किसी ने दौरा करना है तो वो भी बना देंगे। 1480 करोड़ रुपए का एम्स 5 साल में आज तक भारत के इतिहास में बना, तो वो बिलासपुर में बना। किसने बनाया? शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा, उद्घाटन भी उन्होंने करा। तो ये विकास की गाथा जो भाजपा आज लिख रही है, इसी के कारण हम दोबारा जनता के बीच में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता रिवाज बदलेगी और ताज हम फिर से भाजपा के सर पर होगा। सूद साहब, मैं जरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वैसे जो मैं पॉइंट्स चाहता था वैसे मिले नहीं यहाँ पर, शायद जनता को मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे। तोमर जी, आप भाजपा को किस तरह से देखते हैं? रिवाज बदलने की बात की जा रही है क्योंकि इनके पास सशक्त नेतृत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से कमान संभाले हुए, जेपी नड्डा यहां से हैं, अनुराग ठाकुर यहां से हैं, कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है, ताज कैसे बदलेंगे? मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये मुंगेरी लाल का सपना देख रही है लगातार और बार बार इस बात को हर मन से कह रही है कि रिवाज बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, कि वो नारे देने के लिए और कई योजनाओं को चलाने के लिए उनका अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, लेकिन धरातल पर उतरते हुए मुझे दिखा नहीं और प्रदेश की जनता भी ये समझ चुकी है। जहां तक आपने बात की कि इनके पास बड़ा सशक्त नेतृत्व है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी पर किस बात की कमी है? कांग्रेस पार्टी के पास सभी नेतृत्व है, चाहे वो प्रतिभा सिंह की बात करें, जो ये माँ बेटे की बात करते हैं, बस उसके आसपास ही सब कुछ घूमता है, उधर माँ बेटा इधर माँ बेटा। देखिए, हिमाचल जो आज आप देख रहे हैं, जिनकी बातें ये विकास की कर रहे थे, वो राजा वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल की बात कीजिए आप। वहीं अगर हिमाचल के जो पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर वाईएस परमार, उन्होंने हिमाचल को बना के तैयार किया था। ये सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों की देन है जो हिमाचल को आप देख रहे हैं आज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बातें ये आज जोड़ रहे हैं कि हमने कोरोना काल देखा, बीमारियों के लिए जो इलाज के लिए हमने वो काम किया, ये बात अगर छोड़ दी जाए, मैं छोटा सा उदाहरण यहीं से शुरू करूंगा कि बीजेपी की सोच क्या है। यहां पर ये प्रतिमा देखिए, ये देश की जो महिला प्रधानमंत्री रही है श्रीमती इंदिरा गांधी, और साथ में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उनकी प्रतिमा के सामने एक भी बल्ब, एक भी रोशनी का प्रावधान नहीं किया। मैं रिश्ते से बात कर रहा हूं। अगर आप अटल जी को देखो, जो सामने प्रतिमा लगाई है, इन्होंने इनको पूरा हेलोजन लगाया हुआ है, पूरी लाइट लगाई है। क्या आप कह रहे हैं कि पक्षपात हुआ है इसमें भी? मंशा ही खराब है। इनके जो चले गए स्वर्ग में बैठे हैं लीडर, उनके प्रति भी इनकी मंशा खराब है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये रिज मैदान है, पिछले 5 सालों से यहाँ रिज मैदान टूटा हुआ है। भाई मोहित जी को ये बताइए, विकास का अगर इतना काम आपने किया है, तो क्या ये छोटा सा जो रिज का टुकड़ा टूटा है, उसको जोड़ने के लिए 5 साल लगेंगे? देखिए, इन्होंने जितने नारे दिए, उज्ज्वला की बात कीजिए, चाहे कोई हिमकेयर की बात कर रहे हैं, जितने इन्होंने नारे दिए वो धरातल पर सही नहीं उतरे, उनको अमली जामा नहीं पहना सके। और हिमाचल की जनता ये समझ चुकी है कि हिमाचल को बनाने तोमर जी, क्या कांग्रेस अपनी बारी का इंतजार कर रही थी फिर? अगर ये बना नहीं सके, कर नहीं सके कुछ भी, चाहे सिलेंडर्स की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कांग्रेस क्या अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि जब बारी आएगी तब देखेंगे? देखिए, कोई बारी का इंतजार नहीं कर रहे थे, हम विपक्ष में थे। इनके जो नाकामियां रही है, वो खुद इनको सत्ता से बाहर करेगी। और जो ये रिवाज, मैं वही कह रहा हूं, खुद करेगी सत्ता से बाहर, कांग्रेस एफर्ट नहीं लगा रही। हमने किया है विपक्ष में। आप देखिए, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री किस तरह से मुद्दे उठाते हैं, प्रतिभा जी किस तरह से लड़ते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से। ये जो भारतीय जनता की पार्टी है, ये इनके नेता जो है भाषण देने में, शब्दों का जाल, जुमलेबाजी, इसमें तो ये माहिर है। लेकिन काम जब करते हैं, जब ये धरातल पे उन योजनाओं को उतारने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। हाँ जी, विजेंद्र मेहरा जी के पास हम जाएंगे। सीपीआईएम बड़ा माना जाता है कि बड़ा फैक्टफुली ये बातचीत करते हैं। अब जानते हैं कितना फैक्टफुली यहां पर बात करेंगे। आपको किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए, बनेगी तो 2 में से एक ही, भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस की। भाजपा जाएगी, ये तो स्पष्ट है, ये तो जनता ने तय कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से आपने मंडी में शो किया और दूसरी जगह किया, मैं फॉलो करता हूं आपको, तो आपने देखा किस तरीके से लोग इनसे दुखी हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, जो विकास की बात ये करते हैं, आज की अखबारों ने रिपोर्ट किया, सुबह जो है आज की अखबारों में आया, पिछले कल हमारे केंद्रीय मंत्री बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी बस को जो धक्का मार रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है ना, वो तो सहारा दे रहे हैं। इस बात पे आ रहा हूं ना, सुनिए, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि धक्का मार रहे हैं। खटारा बस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बिलासपुर के पंचायत में जा जाके रैलियां कर रहे हैं, बसें खटारा पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं विकास कर दिया, तो बसों की हालत ऐसी क्यों कि केंद्रीय मंत्री को जो वहां धक्का मारना पड़ रहा है? अगर ऐसा विकास किया होता तो बसें अच्छी चलती, जगह जगह बसें जाती। आज एचआरटीसी का बेड़ा गर्क हो गया। हो सकता है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया हो। नहीं, पॉलिटिकल माइलेज है तो और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तब तो ये मान के चल रहे हैं कि हार रहे हैं, ये तब तो ये मान के चल रहे हैं कि हार रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं तो फिर तो ये तय है कि हार रहे हैं और ऐसे स्टंट मारकर ही वो वोट लेना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपने विजेंद्र मेहरा जी ने जो मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है। इससे आप ये लगाइए अंदाजा, ये सारी बसें हैं जीएस बाली और पूर्व की जो प्रदेश सरकार रही है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की, उस समय की लाई हुई सरकार है, बसें हैं। इनकी लाई हुई बसें, लेकिन खटारा भी इन दोनों ने मिलकर बना दी, दोनों ने मिलकर बना दी, कांग्रेस भाजपा ने। सच्चाई है ये आज जो यहाँ पर बिजली बोर्ड का सत्यानाश हुआ, आज जो एचआरटीसी का सत्यानाश हुआ, आज जो स्वास्थ्य और एजुकेशन का सत्यानाश हुआ, दोनों ने तो मिलकर लिखी है गाथा। इसलिए जो कहते हैं, एक बोलते हैं रिवाज बदलेगा, दूसरा बोलते हैं ताज बदलेगा। हम मतलब इनके बीच में सीपीआईएम पिस रही है, क्योंकि इतने विधायक जा नहीं रहे विधानसभा में, बस पिस रही है। किसी का साथ तो देना पड़ेगा। नहीं, पिसने का सवाल नहीं है। हम जनता से ये इल्तजा करते हैं, आग्रह करते हैं। आपने देखा पिछले 5 वर्ष में मेरे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि विपक्ष ने अच्छा काम किया। क्या काम किया? मॉनसून 70 वॉकआउट बाहर, विंटर सेशन बाहर, सत्ता वाले मजे ले रहे थे, ये बाहर आकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। विपक्ष में कौन लड़ रहा था? एक अकेले राकेश सिंघा। अगर जनता ने एक नुमाइंदे को चुनकर भेजा सीपीआईएम के, सिंघा जी भी बाहर आते थे जब वॉकआउट होता। नहीं, अमूमन नहीं आते थे, अमूमन नहीं आते थे। कई मुद्दे ऐसे थे, वो 1-2 मुद्दों पर आए जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मुद्दे थे, उस पर आना जरूरी था। लेकिन अमूमन जो मुद्दे थे उन पर बहस में एक मिनट अपनी बारी का इंतजार कीजिए आप तोमर जी। बहस का मजा ऐसा नहीं आता है टोका टोकी से। आप इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में मत रहिए। जल्दबाजी में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार जल्दबाजी में।
रुकिए आप। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मुद्दों पर बातचीत करनी पड़ेगी। मनोज जी, मुद्दा क्या है प्रदेश के अंदर? मुद्दा बताइए क्या क्या मुद्दे हैं, फिर उसका जवाब इनसे लेते हैं। मुद्दे पे आ रहा हूं कि आपने 1985 से शुरू किया था। 1985 के बाद हिमाचल का स्पेशल स्टेट जो कैटेगरी था वो छिन गया। हिमाचल के अंदर 1985 के बाद प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। बिजली बोर्ड बिके, बिजली बोर्ड के 3 संस्थान बन गए। 1985 के बाद हमारा जो जंगल का जो पैसा है, जो हम जंगल यहाँ पर भेजते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया को हवा देते हैं ताजा, उसका जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बिजली में जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। चंडीगढ़ का हिस्सा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आज सवाल ये है, पर्यटन से जो पैसा आना चाहिए था वो हमको नहीं मिला। नदियों से जो हम जल देते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए, उसकी एवज में जो हमको मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कांग्रेस भाजपा स्पष्ट करे ना इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि जो आप कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का जो है आज इतना जो कर्जा हो गया, तो कर्जे को कैसे आपने दूर करना था, उसके लिए क्या संसाधन होने थे, पर्यटन को कैसे विकसित करना था, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर, कैसे इन सभी चीजों को विकसित किया जाना था। हाँ जी, सत्तासीन पार्टी, तो सवाल तो करारे होंगे जी आपसे और आपको जवाब भी उसके देने होंगे। बड़े मुद्दे हैं, बड़े ज्यादा है। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, या अगर हम बिजली को लेकर की बात करें, बिजली बोर्ड चले हुए घाटे में, बोल रहे हैं भाई हम 125 यूनिट फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता को क्यों रिझाया जा रहा है, क्यों लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं? देखिए, 125 यूनिट लॉलीपॉप शब्द नहीं है। 125 यूनिट वो गरीब जनता का हम साथ दे रहे हैं जो बिजली का बिल देने में अक्षम नहीं है, उनका हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जो बिजली बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, जितना भी आपके 125 यूनिट के चक्कर में कुछ लोग लाइट जलाना ही बंद कर दिया है कि भाई 0 बिल आएगा। नहीं, ये तो मैं नहीं मानता। नहीं, हमारे आसपास है ऐसे लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पिछले 2 महीने में 100 करोड़ रुपए का व्यय इस पे ऊपर करा है। अच्छा, क्यों इलेक्शंस के नजदीक ही क्यों ऐसा फैसला लिया गया? बस इलेक्शंस आने वाले थे, उससे पहले ही ऐसी घोषणाएं हो गई। जी नहीं, 5 साल पहले भी तो कर सकते थे। देखिए, जब मुद्दा बिजली का गर्म हुआ तो हमने देखा नहीं हुआ, कोई गर्म नहीं हुआ, ये सरप्राइज था। नहीं, 14 लाख परिवारों को ये कोई सरप्राइज नहीं था। जब लोगों को ये 14 लाख जो घर परिवार हैं, उनको हमने देखा कि जो बिजली का बिल देने में अक्षम है, तो हमने इसके लिए निर्णय लिया। और जो आप बिजली दोहन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगे वो भाजपा की देन है। आज हिमाचल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेट बनकर उभरा, वो प्रेम तभी शायद किन्नौर कह रहा है कि नो मीन्स नो, है ना? कुर्रियत दिया है किन्नौर को। नहीं, देखिए, जो डेवलपमेंट है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक डेवलपमेंट जब हम किसी अच्छा, कमर्शियल, आप ये बताएं, महंगाई मानते हैं आप? महंगाई है? बिल्कुल है। ग्लोबल महंगाई है। नहीं, इंडिया में महंगाई है, बिल्कुल है। चरम पर है। देखिए, फिर भी अमेरिका और यूरोप से कम। चरम पर है। नहीं, चरम पर तो नहीं है, 6% है। ये मोदी जी का नेतृत्व है जो आज महंगाई की दर नहीं, सरकार विफल हुई है ना महंगाई के मामले में? नहीं, बिल्कुल ही हुई है। तो क्या सक्सेसफुल हुई है? बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है महंगाई के मैटर पर सक्सेसफुल हुई है। लेकिन मनोज जी, मैं कह रहा हूं कि जैसे भाई विजेंद्र जी कह रहे थे, मैंने कहा कि विधानसभा के अंदर जिस तरह से विपक्ष ने जो है सरकार को घेरा है, उसमें हमेशा जो है राकेश सिंघा जी विपक्ष के साथ खड़े रहते थे और उनके साथ विधानसभा से बाहर आकर जो है वॉकआउट भी करते थे। एक बात तो ये क्लियर करता हूं, मैंने कहा बसें जो है कांग्रेस राज में आई, इन्होंने 5 साल दौड़ाई, उसके बाद वो खटारा बन गई। आज अनुराग ठाकुर जी को भी धक्का देना पड़ रहा है। धक्का का मतलब आप इस तरह से समझिए कि हिमाचल में जो सरकार चली है 5 साल, वो अब पीएम मोदी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी धक्का देकर जो है रिवाज बदलने के दावे कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह हुक एंड क्रूक रिपीट हो जाए। हुक एंड क्रूक बाय किसी भी तरह यहाँ पर रिपीट हो जाए सरकार। हुक तो ठीक है, क्रूक के साथ भी सर? जी नहीं, बिल्कुल जनता के साथ से विश्वास से हम ये सरकार दोबारा बदलेंगे। देखिए, एक आपको बात बताते हैं, पूरा हिमाचल घूम के आए हैं, युवाओं से हमने बात की, हमारे युवा साथी हमारे बीच में यहाँ पर है। इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कोई भी पेपर हम देते हैं, तैयारी करते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पेपर या तो लीक हो जा रहे हैं या फिर उसके साथ साथ कोर्ट में फंस जा रहे हैं। नौकरियां कैसे मिलेंगी, लोगों को जाएंगे कैसे? और आउटसोर्स वाले कह रहे हैं, जो आउटसोर्स वाले कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। ओपीएस की तो बात ही छोड़ देते हैं सर, कैसे करेंगे? युवा है हम लोग और सबसे युवा देश में से है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत युवा आबादी है। युवाओं के प्रति ऐसा लग रहा है कि एक उदासीनता सरकार से देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 5 साल में हमने 1.5 लाख नौकरी का सृजन करा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में और चाहे सरकारी सेक्टर में। वैसे ही आप 2012 से 17 की बात ले लीजिए, कांग्रेस ने सिर्फ 57,000 नौकरियां
सृजित करी थी और इन्होंने वादा करा था हर घर से हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से नौकरी देंगे। इनसे आज सवाल है कि 2012 से 17 के बीच में कितने लोगों को वो बेरोजगारी भत्ता मिला और कितनों को इन्होंने नौकरी दी। आज फिर ये गारंटी दे रहे हैं सर कि उन्हें हम- छोड़ दीजिए, चलिए वो विफल रहे इसलिए आप लोग यहाँ पर सत्ता में बैठे, ठीक है। अब वोट आपको दिया, पिछले 5 साल में आप लोगों ने कितने जॉब्स दिए? देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को मिलाकर जॉब्स दिए और जिसमें से 2 साल विजेंद्र भाई यहाँ पर मुस्कुराने लग पड़े हैं, पर मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। आपकी बात सुनना है क्योंकि आप लोग सत्तासीन पार्टी हैं। रिपीट की बात करें, पूरी बात सुनूंगा, फिर मैं विजेंद्र भाई के पास आऊंगा। और देखिए अभी हम 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, एक बल्क ड्रग पार्क का जिसमें हम 40,000 नौकरियां दोबारा सृजित करेंगे। एशिया का जो सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब आज बद्दी बरोटी वाला एरिया में चल रहा है, वो किसकी देन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जब तक हिमाचल में नहीं आएंगे और डबल इंजन की सरकार समन्वय से नहीं चलेगी तो हिमाचल प्रगति नहीं कर सकता है। आगे बहुत कुछ करने को है, इसीलिए हम जनता को बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हिमाचल में लाने हैं तो आपको दोबारा भाजपा संघ मोदी के साथ चलना पड़ेगा। भाजपा संघ मोदी के साथ चलना पड़ेगा भाई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आने हैं, कितनी नौकरियां दी भाई? आप लोग डाटा कलेक्ट करने में बड़े तेज होते हैं और कुछ हो ना हो इस चीज में बड़े तेज होते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन में बन गई। कैसे कैसे? ट्रबल है ना, सबको दिक्कत है, महंगाई आसमान छू रही है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पिछले 45 साल में। हिमाचल पहले 1 मिनट प्लीज, मेरी टोका टोकी मेरी आदत मोदी जी, मेरी आज टोका टोकी की नहीं है। मैं अच्छी बहस होनी चाहिए। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ हिमाचल जो है पहले 3 जो सबसे बेरोजगार राज्य है उसमें शामिल हो गया। 16 लाख बेरोजगारी हो गई यहाँ जो अर्ध बेरोजगारों को मिलाकर। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे हमने रोजगार दिए। एक समय में बिजली बोर्ड के अंदर जब 6 लाख मीटर थे तब 42,000 लोगों को रोजगार था। आज 22 लाख मीटर हो गए तो रोजगार रह गया 13,000। ये कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं 1.5 लाख रोजगार दिया। अब मुकुल भाई आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, मनोज जी भी करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिमाचल के अंदर सरकारी नौकरियां तो 3 लाख से गिरकर 2.25 लाख पे पहुंच गई है। तो इन्होंने जो 1.5 लाख दिए थे तो 4.5 लाख रोजगार हो जाना चाहिए था, ये गिरकर जो 2.25 लाख रह गया। दूसरी बात मैं 1-2 जो ये कहते हैं बार बार कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा, प्राइवेट में 23,000 उद्योग है हिमाचल के अंदर छोटे बड़े, उनके अंदर क्या रोजगार दिया? पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बद्दी बरोटी वाला से। 5,000 फैक्ट्रियां हैं वहां पर जो ताले लग गए बहुत सारी फैक्ट्रियों में। हर तीसरा व्यक्ति जो है पर्यटन में प्रभावित हुआ कोरोना काल में, उसमें रोजगार चले गए। हम ये कहना चाहते हैं जो ये आंकड़े लेकर आते हैं और जो बातें करते हैं, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। विकास हुआ इनका, लेकिन इनका हुआ, जनता का नहीं। वो कैसे भाजपा का हुआ? चलिए आपकी बात तो बड़ी सुनी भाई, अभी आगे औरों को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए सर, 2 बातें हैं। एक तो हमने ये नोटिस किया कि हालांकि ये चीज जनता भूल गई है, मैं थोड़ा याद भी दिला दूं। हिमाचल प्रदेश में 5 साल पहले जो बसों का किराया भी था उसके ऊपर बात करें, कितनी बार इस सरकार में बढ़ा है सर? मेरे ख्याल 3 बार, मेरे को स्पष्ट 3 बार। ठीक है, आप समझ रहे हैं अब किराया एक तरह से डबल ही हो गया जहां जहां जाना था। और समय की बात ऐसी थी कि ऐसे टाइम में कोरोना काल भी था, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता थी। ऐसे समय पर भी किराया बढ़ाया गया है और किसी के ऐसा बोले कि पब्लिक जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दबाव में बढ़ाया गया, उस पर भी आप ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने विकास किया और बहुत संवेदनशीलता से काम किया। देखिए हमने महिलाओं को 50% किराए में रियायत भी दी है, ठीक है। इससे समानता आती है किसी तरह। मेरी महिला मित्र जितने भी हैं, अगर 50% आपको किराया कम होता है, आपको लगता है वो समान अधिकार है, मर्दों के बराबर हैं आप? लगता है किसी को यहाँ पर? चले महिलाएं भी हैं, किसी को लगता है? कोई यहाँ पर आके ये पर CPIM की है, मैं पहचानता हूँ इन्हें, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक कह रहा हूँ ना मैं भाई? हाँ आप कुछ देखिए, मुझे अच्छे ढंग से याद है जब गोविंद ठाकुर जी परिवहन मंत्री थे, 2 बार 50% जो किराया वो हाइक हुआ था हिमाचल में। अब ये किराया डबल हो गया अभी जो 5 साल, अभी दूसरे मंत्री बनाए उनको, लेकिन पहले वो परिवहन मंत्री रहे 2 बार उनके टाइम में। परिवहन मंत्री के 3 दिन पहले उनको, उसके बाद जो है उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया था। मैं ये यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, पहले इन्होंने 100% बढ़ा दिया, फिर महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, बैंक बोर्ड की तरह इनको यूज करने के लिए इन्होंने कहा कि हम महिलाओं से आधा किराया। ये तो आप भी कर रहे हैं। देखिए आप महिलाओं को 1,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? देखिए
वो इसलिए आकर्षित करने के लिए। इसलिए कर रहे हैं जो 18 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह की सरकारी मदद इस महंगाई से राहत देने के लिए नहीं मिल रही है। उनका जो सिलेंडर है वो 450 था, अब 1150 रुपए का हो गया है। उनको जो किसी किचन में चलाने के लिए जो दिक्कतें आती है उससे प्रदेश की जो कांग्रेस है वो आर्थिक सम्मान राशि देने जा रही है। भाजपा क्या कहती है इस पे? मैं आपको ये बता दूं, महिला मोर्चा के जो हमारे रशीम धरसूद जी हैं, उन्होंने कहा था कि हमने एक विजन लिया कि जिन्होंने परफॉर्म भी किया है, जैसे बच्चों को स्कूटी देने की बात है, सर ने तो बोला नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूं, स्कूटी लेने की बात है, साइकिल देने की बात है, वो हम उनकी परफॉर्मेंस पे दे रहे हैं। महिलाओं की वो भी वही कहते हैं कि जिनको आवश्यकता है उन लोगों को दे रहे हैं। कांग्रेस क्या अलग कर रही है इसमें? देखिए, हमने कहा कि जो हम 1500 की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि ये महिला ये पैसा कहां से आएगा। देखिए, जब ये अच्छा प्रश्न है, पैसा कहां से आएगा, लेकिन ये सवाल इनको करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने 5 साल जो 24,000 करोड़ का कर्ज लिया है, तो इन्होंने संसाधन नहीं जुटाया। कांग्रेस पार्टी का ब्लूप्रिंट है, वो संसाधन जुटाएगी। जितना भ्रष्टाचार हुआ है हिमाचल में, जिस तरह से हमारे पर्यटन के जो साधन है उसमें हम बढ़ा सकते हैं, हाइडल के हमारे प्रोजेक्ट है, कई चीजें हमारे पास है। इन्होंने तो एक धोखा और किया है, 125 यूनिट जो आम आदमी पार्टी से लिया वो उधार सोच है, ये 125 यूनिट इन्होंने फ्री देने की बात की। जैसे ही मीटर 126 पे जाएगा उसके बाद जीरो से लेकर पूरा बिल जो है ये वसूल करते हैं जनता से, सारा बिल वसूल करते हैं। एक चीज आपने और कही कि घोटाले हुए थे आपके, जो आप लोग कहते हैं इनके सरकार में घोटाले हुए थे। चलिए इस पे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर, कितने ऐसे घोटाले थे जो कांग्रेस ने अपने सरकार में किए और उनमें से कितने पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया 5 साल में? नहीं, देखिए, वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिवाज बदला, कोई वेदांता वाली पॉलिटिक्स हिमाचल में नहीं करी। और उन्होंने, लेकिन वो सबसे बड़ा घोटाला तो आप सबको पता है, स्कूटर पर सेव ढोए गए, उसके बारे में मेरे मित्रों का क्या उत्तर है? और वो सब पूरा, आप जब बोलना शुरू करते हैं विजेंद्र भाई हंसना शुरू कर देते हैं कि उनके पास कुछ आया है। आप बोल लीजिए, क्योंकि आप, और जो ये कर्जे की बात कर रहे हैं, तो आज स्टेट पर कर्जा 65,000 करोड़ का है। और जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया वो 2012 से 2017 की सरकार में लिया गया, 29,300 करोड़ रुपए। तो वो कर्जा किसके लिए यूज हुआ? सरकारी हेलीकॉप्टर, ईडी और सीबीआई की पेशी के लिए या स्टेट की प्रगति के लिए? हेलीकॉप्टर पे तो मत ही जाइए, ठीक नहीं रहेगा। कोई एक व्यक्ति है वो बोलना चाहते थे, पर उनसे पहले किन की बात कर रहे थे? राजीव भाई आगे आ जाइए, प्लीज आगे आ जाइए। आप कहाँ से हैं भाई और क्या नाम है आपका? वैसा मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं मैं शिमला से हूँ जी। अभी जो एक आपने देखा है कि कांग्रेस ने एक डाला है कि हम स्कूटी दे रहे हैं जी, बच्चों को, बीजेपी ने सॉरी, स्कूटी दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए, जो स्कूटी का खर्चा है वो पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालेगा। पेट्रोल तो महंगा कर दिया, महंगा कर दिया है। तो ये जो स्कूटी दे रहे हैं, अगर ये इसके बजाय थोड़ा पेट्रोल सस्ता कर देते हैं या बच्चों को एजुकेशन के लिए। अरे 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 अरे, बहुत बढ़िया पॉइंट है जी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अच्छा, इनकी बात है क्योंकि प्रश्न भी इनसे ही हुआ है। देखिए सर, एक और बात है, मुझे अभी भी याद है उपचुनावों के आसपास ठीक हो गया था पेट्रोल, जब 4 सीटें गई थी तो उसके बाद रेट नीचे आए थे। तो इस बार और रेट नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? नहीं, देखिए, रेट अभी भी नीचे है। हिमाचल में भाजपा की सरकार है तो पेट्रोल का रेट 95 रुपए है। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पेट्रोल का रेट आप मेरे मित्र से पूछ लीजिए, 108 रुपए लीटर है। तो ये क्यों नहीं घटाते रेट को? ये हमारे ऊपर बोलते हैं कि रेट हिमाचल की सरकार में ज्यादा है। स्कूटी वाली बात पे आते हैं। स्कूटी बच्चों को दे दी, लड़कियां स्कूटी चलाएंगी, बहुत बढ़िया है, सशक्तिकरण भी हो जाएगा। पर अगर पेट्रोल ही मान लीजिए उस समय पर 150 रुपए तक पहुंच गया, अभी मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं। देखिए, जो आप बस में जाने का किराया है उससे स्कूटी पर जाना सस्ता ही पड़ेगा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। सस्ता ही पड़ेगा, वो भी जो 2 बार आपने बढ़ाया, 2 या 3 बार आपने बढ़ाया। राजस्थान में कह रहे हैं कि 108 रुपया जी। देखिए, देश के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट होते हैं। जहां जहां हिमाचल में भी कम है, मुंबई में अलग रेट होगा, दिल्ली में अलग होगा। ये तो अलग बात अलग स्टेटों की होती है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, स्टेट सेस कितना है वहां पे, मैं जानना चाहता हूँ। पेट्रोल वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से उनको वहां की गवर्नमेंट हमसे ज्यादा है, कम है? हमसे थोड़ा ज्यादा ही होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ इनको, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सेब स्कूटर पे ढोया गया, जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो है ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया गया है, ये भी अभी तक का इतिहास है। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक की छवि खराब करने के लिए इन दोनों एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मैं कहता हूं, सैनिटाइजर घोटाला कब हुआ था? पुलिस का जो पेपर भर्ती जो हुआ था, नील पेपर, उसका घोटाला कब हुआ था? और ये बताएं कि उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की। देखिए,
ये लोग जो है लोगों को एक लोक लुभावन जो है बातें करके लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल की जो जनता है अब इनको अच्छे तरह से पहचान चुकी है कि ये जो कम अनुभव वाली प्रदेश की जो भाजपा सरकार है ये हिमाचल को नहीं चला सकती है। हिमाचल को चलाने का जो इतिहास रहा है और अभी तक का जो सफल रिकॉर्ड रहा है वो कांग्रेस के पास है। एक और चीज, आप लोग शिमला वाले हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं चाहूंगा थोड़ा दिखा दे। आजकल पोस्टर वॉर चली हुई है यहाँ पर, कैसा लग रहा है उसे देख के? मजा आ रहा है, लेकिन बेहुदा लग रहा है। एक आवाज आई, बेहुदा लग रहा है। सीपीआईएम की बात करेंगे, पोस्टर वॉर में कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, ये हो रहा है। सीपीआईएम के 11 हैं, सरकार तो नहीं बनेगी पूरी, कभी यहाँ पे फुल फ्लैज बन नहीं सकती, 11 के 11 भी जीत जाएंगे। लेकिन कहां देखते हैं आप, पोस्टर वॉर में भी नहीं काउंट कर रहे वो आपको? नहीं, काउंट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम तो लोगों सरकार बना ही नहीं रहे। नहीं, हम लोगों के दिलों में है ना। हमने सरेआम घोषणा की है, हमारे प्रत्याशी ने, शिमला के अंदर भी दूसरी जगह में, हम जो है प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, वातावरण को खराब नहीं करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ हमारे होर्डिंग नहीं लगे हैं, हमारे जो है यहाँ वो बैनर्स नहीं लगे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मुद्दों पर, मनोज भाई जो बातचीत हो रही थी, ये कह रहे थे स्कूटर पर जो है सेव्ड हो दिए भ्रष्टाचार, ये इस बात में बड़ी सेटिस्फेक्शन लेते हैं दोनों, इसने कम किया, इसने ज्यादा किया। एक जो है ये नहीं कहते कभी कि हम जो है ईमानदार है। 200 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं पुलिस भर्ती में, कोरोना काल में पीपीई किट में जो है सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठ गए, और आज जो है ये पूरी रस्साकसी चल रही है। हमें तो यही समझ नहीं आता कि आज जो कांग्रेस है वो कल बीजेपी हो जाएगा, जो आज बीजेपी है कल कांग्रेस हो जाएगा, पता ही नहीं लग रहा कौन सी पार्टी है। और सीपीआईएम का कोई नहीं जाएगा ना, कहां जाएगी? कांग्रेस में मिल जाएगा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है ना। कोई है तो एक उदाहरण दे जो हमारी पार्टी का सदस्य था और कांग्रेस में शामिल हो गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये मुद्दों पर बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया, अगर विकास इतना ज्यादा किया था तो नड्डा जी को जो पंचायत में जाकर बिलासपुर में रैली क्यों करनी पड़ रही है भाई? अगर इतना विकास कर दिया है, रैली क्यों करनी पड़ रही है? जनता भी हमारे बीच में है, जनता अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो भाई पूछ सकती है। यहाँ वाली जनता कुछ अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक आध सवाल लेते हैं, उसके बाद बड़े अहम मुद्दे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? सर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ सर मैं। बोलिए सर, मेरा सवाल जेन्युइन है। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि सर हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर 9.2 है हमारा। और सर ये बोलता है कि बीजेपी राइट विंग जो बोलता है कि, हालांकि मैं समर्थन भी करता हूँ कि आप सरकारी नौकरी की तरफ ना जाएं। प्राइवेटाइजेशन में सर चंडीगढ़ में एक आम आदमी यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है, वो सर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेगा, वो कहाँ से उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप या तो एलोन मस्क यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग पैदा करो, इस लेवल की एजुकेशन दो, R&D पे फोकस करके। वो एजुकेशन है नहीं तो सर गवर्नमेंट की तरफ भी भागेंगे। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके और टाउन प्लानिंग को लेकर सर ये अंग्रेजों का आर्किटेक्चर है, तो उसके बाद ये जो राम बाजार बना उसके नीचे जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या वो राष्ट्रवाद के उनकी स्थिति क्या है? यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के बड़ा अहम मुद्दा निकल करके सामने आया है, और मुद्दा है ये कि इस तरह की एजुकेशन है नहीं कि भाई एलोन मस्क टाइप पर्सनैलिटीज डेवलप हो पाए। बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर या मुंबई या किसी और स्टेट में। हिमाचल प्रदेश में उस तरह का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो सरकारी देखेंगे। और सरकारी में क्या हो रहा है? आंकड़ा कम आ रहा है। देखिए, अब जो देश का आज स्थिति है, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है। वो क्योंकि जो इंटरनेशनल आजकल जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसमें पूरा एक बैलेंस करना पड़ता है। जो सरकारी नौकरी का परसेंटेज ओवर द जीडीपी है वो लो रखना पड़ता है, ताकि हम जो पहले तो बढ़िया चल रहा था, पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, इसी वाले कार्यकाल में लो हुआ है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इसी वाले कार्यकाल नहीं, ये बिल्कुल पिछले 10 साल से। अगर भर्तियों की भी बात करें इस कार्यकाल की भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी कोई भर्ती नहीं जो कोर्ट से होकर के ना गुजरी हो। JOIT की बात करें, शास्त्री की बात करें, किसी भी भर्ती की बात करें, JOIT वाले तो अभी भी परेशान चल रहे हैं। भर्ती से होकर, कोर्ट से होकर के गुजर रही है। फेलियर नहीं है ये, नहीं फेलियर नहीं है, जो कमियां सक्सेस है ये। नहीं, जो कमियां पाई गई उसको ठीक कर रहा है, कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। लेकिन हम पर्ची के माध्यम से नौकरी तो नहीं दे रहे ना, जैसे मेरे मित्रों के टाइम पर होता था। हम कम से कम एक प्रोसेस से तो गुजर रहे हैं। और जो आप पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं, वो उसी दिन हमने जांच बिठाई और उसको कैंसिल करा। फिर हमने 748 नौकरियां पुलिस भर्ती की दोबारा करी। पुलिस भर्ती पर हम नहीं जाएंगे, इसमें आरोप प्रत्यारोप ही लग रहे हैं। एक कह रहे ये हो गया, दूसरा कह रहे वो हो गया। OPS इस समय पर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, हम बिल्कुल समझ रहे हैं, हम संवेदनशील। मैनिफेस्टो में शब्द भी नहीं है OPS नाम का। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि हमने इस पे कमेटी। बोलना अलग है, मैनिफेस्टो। देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि ये पूरा हो सकता है, हो सकता है, गारंटी नहीं है।
उसमें भी नहीं है, फिर कहाँ ओपीएस है? नहीं, राजस्थान में 3 लाख एम्प्लॉइज हैं, कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने अनाउंस करा है 4 साल पहले कि हम ओपीएस देंगे। कितने लोगों को ओपीएस मिला? 248 लोगों को ओपीएस मिला। बाकी लोगों को ओपीएस क्यों नहीं मिल रहा राजस्थान में? हाँ जी, अच्छा ये सवाल इनसे लेंगे हम, लेकिन आप अपनी बात करिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं, हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, उसके बजट का प्रावधान करेंगे और फिर तो ये क्या बिना सोचे समझे कर रहे हैं? बिल्कुल बिना सोचे समझे कर रहे भाई साहब कैसे, मतलब मनोज जी देखिए, ओपीएस को लेकर और कर्मचारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है वो इस बात से प्रूफ हो जाती है। जो विधानसभा के अंदर जयराम ठाकुर ने कहा था कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो चुनाव मैदान में उतरिए और चुनाव जीत के आइए तो आपको पेंशन मिलेगी। यहाँ पता लगता है कि ये जो है कर्मचारी विरोधी है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, देखिए ओपीएस जो राजस्थान में, हमें यहाँ उतना आइडिया नहीं होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, वहां के लोग भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी कह रहे हैं। जब उन्होंने दावा किया, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती ओपीएस देना, ये कर्मचारी विरोधी है, हिमाचल में तो इनका रिकॉर्ड रहा है, ये कर्मचारियों को प्रताड़ित करती है। इन्होंने कहा था आउटसोर्सिंग के जो 39,000 के आसपास जो आंकड़ा है कि हम उनके लिए नीति बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। वो कांग्रेस पार्टी करेगी जब सत्ता में आएगी। इन्होंने कहा ओपीएस को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ये कह रहे कुछ तो करेंगे, और करेंगे तो सिर्फ भाजपा ही करेगी, कुछ नहीं करेंगे। तो कांग्रेस कैसे, किस बिहाफ पे बोल रही है? भाई साहब तो डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं बता रहे ये लोग? क्यों ये लिख के नहीं दे रहे हैं लोगों को कि हम आपके लिए ओपीएस करेंगे? इनकी मजबूरी है। कांग्रेस की क्या गारंटी है लिख के भी ना देगा? हमने दिया है लिख के। हम पहली कैबिनेट में हमने कहा है कि हम पहली कैबिनेट में 2 चीजों को फाइनल करेंगे। 1 लाख रोजगार हर साल दिया जाएगा, 5 साल में 5 लाख रोजगार, और ओपीएस को शुरू करेंगे। इन्होंने उसके बाद अपना संकल्प जारी किया 6 तारीख को। इन्होंने कहा हम 9 लाख लोग रोजगार देंगे। भाई तुम्हारे पास 5 साल सत्ता रही, तुमने क्या किया? 10,000 नौकरियां दी इन्होंने कुल सरकारी सेक्टर में। 63,000 पद अभी भी सरकारी सेक्टर में खाली पड़े हुए हैं। यहां पर 9 लाख तो वो है जो रजिस्टर्ड है हमारे युवा बेरोजगार, लेकिन 6 लाख वो भी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो धक्के खा रहे हैं पड़ोसी राज्यों में या जिनके पास रोजगार नहीं है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया है, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है ये जो यहाँ की अर्थव्यवस्था। इन्होंने कांग्रेस के आने से क्या स्पीडअप हो जाएगी? बिल्कुल। कैसे? कर्जा ही तो ले रहे हैं अभी। देखिए कर्जा लेने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। हम ये कह रहे हैं, हम लोग जो टूरिज्म के क्षेत्र में काम करेंगे, हमारे पास जो संसाधन जुटाए जाएंगे जो ओपीएस के लेकर, और तोमर जी पिछले 70 सालों में संसाधन नहीं जुटाए गए, अब क्या 5 सालों में कितने संसाधन जुटा लेंगे आप? मनोज जी, जो आप ये हिमाचल देख रहे हैं ना, आज जो देश और विश्व में हिमाचल का नाम आता है और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन भी है, गठन में भी और विकास में भी। यहाँ पर पूरा जो रिकॉर्ड अभी तक है, हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि यहाँ पर वाईएस परमार के प्रतिमा के सामने इनके पास एक बल्ब जलाने की पैसा नहीं है इनके पास। यहाँ इंदिरा गांधी के पास, हम क्यों कहते हैं, जिनकी सोच है बिल्कुल महात्मा गांधी के पास भी नहीं है, अटल जी के पास है। इनको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं इनकी भी इज्जत करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी संकीर्ण मानसिकता क्यों है? जो लोग स्वर्ग में चले गए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रदेश और देश के लिए लगाया, उनके लिए तो ये सोच थोड़ी बड़ी करें। मैं ये कह रहा हूं आपको। तोमर जी देखिए, चलिए आप बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। खैर यहाँ पर बात करेंगे ओपीएस की। अगर हम बात करें तो स्टेट में लागू करने के समय कौन यहाँ पर थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अगर हम पहले नाम बताइए, लागू करने के लिए नाम बताइए आप। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीरबल सिंह को मजबूर किया था, सेंटर का दबाव था इसमें, प्रदेश ने नहीं किया था लागू। ये बंगाल में तो नहीं किया उन्होंने। देखिए उस समय एक स्ट्रक्चर होता है काम करने का। अगर आप अलग तरह से जिएंगे तो केंद्र से वो चीजें नहीं आएगी। अटल जी ने बोल दिया था कि आपको हम शेयर नहीं देंगे, आप अपने दम पे ओपीएस को चलाइए। बीरबल सिंह ने कहा कि अगर इसका जो सकारात्मक और नकारात्मक रिजल्ट जो आएंगे, बात की बात है, हमें केंद्र सरकार के साथ चलना होगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि केंद्र में एनडीए है या यूपीए है, हम सोचते हैं कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठे वो हमारे भी है, बीजेपी के भी है। तो क्या आप उनके फैसले को गलत देख रहे हैं? यहाँ पर हमने अब देखा कि लोगों के जो कर्मचारियों का भविष्य है वो खतरे में पड़ चुका है। कर्मचारी जो है बहुत परेशान है। उनको लगता है कि जो जीवन भर उन्होंने 58 साल तक जो सेवा की प्रदेश की जनता की, उसके बाद जो घर जाते हैं, इन्होंने एनपीएस के तहत उनका जो इंटरेस्ट बनता है 2000 4000, उसको देकर उनको धक्का देकर घर भेज रहे हैं। उनका भविष्य खतरे में, उनका जो बुढ़ापा है वो कष्ट में कट रहा है। अगर कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में लिख दिया है, सत्ता में आने के लिए इतने आतुर है कि हर एक जो नेता है वो अपने लेवल पर कह रहे हैं कि भाई हम पहली कैबिनेट में देंगे, ये कर देंगे, पहली कैबिनेट में 1000 लाख लोगों को जो है वो रोजगार का वो कर देंगे, गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, सबको रिझाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ना जाने क्या क्या देंगे। ये क्या क्या इसे आप कहना चाहते हैं? पहले तो कभी ऐसा देखने में नजर नहीं आया, पहले इतनी मेहरबान कांग्रेस कभी नहीं दिखी, अभी इतना बजट है भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि किस हिसाब से हैंडल कर पाएंगे। मनोज जी देखिए, 10 गारंटी दी है
अगर 10 गारंटियां दिए तो ये सवाल आपका 5 साल के बाद बनता है कि आपने 10 गारंटियां जो दी थी उसको इंप्लीमेंट किया या नहीं कर पाई है। अभी नहीं इसके बारे में बजट कहां से आएगा? देखिए, जिन्होंने दावा किया है, जिन्होंने इस हिमाचल को बनाया, जिन्होंने इस हिमाचल के विकास मॉडल को आगे चलाया, वो पैसे भी लेके आ जाएगा, वो धन का भी प्रावधान करेगा। आप सिर्फ रिजल्ट देखिए, लेकिन देखिए सिर्फ हमें 5 साल दीजिए। क्या करो या मरो की स्थिति में इस समय कांग्रेस? बिल्कुल नहीं है। करोड़ मरो की भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक, सिटिंग विधायक, इन्होंने टिकट नहीं दिया है। 2 मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला में बहुत 5 साल तक घूमते रहे, उनको बेचारे को उन्होंने कुसुम्पटी भेज दिया है और हराने के लिए भेजा है। और नूरपुर से सेट कर दिया है, सेट किया है। सेट नहीं, पूरा क्लियर है कि तुम्हारे जो मंत्री है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज पीएम मोदी तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान तक पहुंचे, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। जितने भी प्रदेश में किसी भी राज्य में मंत्री बनते हैं, 11 मंत्री बनते हैं, 1 मुख्यमंत्री बनते हैं, मेरा ये दावा है और मेरा ये अपनी सोच है कि सभी मंत्रियों को अगला जो चुनाव क्षेत्र है वो बदल देना चाहिए। एक ही क्षेत्र का उसको मंत्री बार बार नहीं बनाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वो पूरा बजट जो है हिमाचल का एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाता है। सुन लीजिए मनोज भाई, फिर क्या होता है, अगर मंत्री को यह पता हो कि अगली बार मेरा निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया जाएगा, मैं 68 सीटों में कहीं भी लड़ाई जाऊंगा, तो वो पूरे हिमाचल का मंत्री बनेगा। सुरेश भारद्वाज ने शिमला में पूरा काम किया 5 साल, इनको सपना जैसा आया, बेचारे का दर्द छलक रहा है, उठा के इनको कुसुम्पटी भेजा जहां उन्होंने कुछ काम किया नहीं होगा। तो ये जो काम है ना, मेरा दावा है और मैं पीएम से चाहता हूं कि ये एक नीति बननी चाहिए। कुसुम्पटी में जीत भी सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अनिरुद्ध जी उनको इतने बुरी तरह से हराएंगे कि वो खुद चाह नहीं रहे थे। सीपीआईएम वाले कट मार देंगे जी। उनका तो भाई साहब वहां वोट भी नहीं है, ऐसे मंत्री बना रही है। सीपीआईएम का नहीं, सुरेश भारद्वाज का। मैं सीपीआईएम कांग्रेस में कट मार देगा। देखिए, कुछ नहीं मारेगा। इनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिनके लिए संघर्ष करते हैं हम, इनकी इज्जत करते हैं। इस बार अगर ज्यादा कट मार दिया तो कोई कट नहीं बनेगा। कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं, इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कट वट पे। मेरा मुद्दा कुछ और है। जो पहले कट पे बोलिए आप, पहले कट पे बोलिए। हम जीतेंगे वहां पर, आपको पता है ट्रायंगुलर फाइट है कुसुम्पटी में। आपके सर्वे देखो, तो ये दोनों ऐसे ही सपने देख रहे हैं। मैं सपने का नहीं है, सपने तो तीनों ही देख रहे हैं। किसी एक को तो जीतना है, किसी एक को तो जीतना है। तीनों के तीनों लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ओपीएस का सवाल आपने लिया, बिल्कुल। ओपीएस के सवाल पे ना थोड़ा सुन के दुख होता है कांग्रेस से, विशेष तौर पर, कि उस वक्त हमें प्रेशराइज कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कोई कत्ल किया था, कोई जुर्म किया था, जो जेल में ठोक देते, जो आप जो मजबूर हो गए। उस वक्त सीपीएम की सरकार 3 प्रदेशों में थी, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा। तीनों में जो है ओपीएस जो है वो बहाल रही, एनपीएस लागू नहीं हुई, क्योंकि हम कर्मचारियों के लिए, हम आम जनता के लिए, हम मजदूरों के लिए, हम किसानों के लिए, हम जो मेहनत कश आवाम है उसके लिए हमने शुरू से इस बात को कहा है कि ओपीएस जो है वो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। सिर्फ ओपीएस क्यों, कर्मचारियों को, हर व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए, दुकानदार को भी मिलनी चाहिए, जो निर्माण मजदूर है उसको मिलनी चाहिए, मनरेगा के मजदूर को। आपको नहीं लगता ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा? इतने रिसोर्सेज कैसे इतने छोटे से प्रदेश में हो पाएंगे? नहीं, इम्प्रैक्टिकल नहीं है मनोज भाई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर श्रमिक कल्याण बोर्ड है। तब आप ये मान सकते हैं, कि जो दोनों पार्टियों ने यहाँ पर दावे किए हैं वो प्रैक्टिकल है। नहीं, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ ना, है नहीं दोनों के प्रैक्टिकल नहीं। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, हम जो शेयर कर रहे हैं, हम ही हिमाचल हाई कोर्ट गए थे। श्रमिक कल्याण बोर्ड का जो गठन हुआ हिमाचल में, मनरेगा और निर्माण मजदूर को पेंशन मिलती है आज के। मेरा जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हिमाचल प्रदेश। नहीं, मैंने शुरू में ही कही थी वो बात कि जो उसके लिए बजट क्रिएट करना है, वो साधन कहां से आएंगे? कांग्रेस बीजेपी ने बोला एक लाइन भी उस पे, बोला क्या? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन पे बोला, चंडीगढ़ के हिस्से पे बोला, जो नदियों का पानी, जो इनके पास विजन नहीं है। नहीं, विजन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल जो है ब्लैंक माइंडेड है। इनके पास कोई नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कोई भी घोषणा करेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई उसके लिए दस्तावेज नहीं है, कोई इनका होमवर्क नहीं है, कोई भी इनके लिए उसका, मतलब जिसके पास विजन है उसके पास विधायक नहीं है। नहीं, विधायक बनाएगी जनता ना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पिछली बार हमारे पास एक भी नहीं था, एक आया। इस बार आप देखेंगे जो आप कितने 11 लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 में हम जो है टक्कर में, कड़ी टक्कर में, और जीत कर आएंगे। और अगर जो संख्या बढ़ेगी तो आप देखेंगे हिमाचल की ओपीएस पर आप गिर गए भाई साहब बड़े बुरे तरीके से। ना मैनिफेस्टो में कहीं लिख करके आ रहा है। आपके जो नेतागण हैं, एक कह रहे हैं कि पांडे जी कह रहे हैं कि भाई हमने बना दिया कमेटी, चल रहा है काम फुल ऑन। फिर मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ लग जाते हैं कि हाँ जी कमेटी बन गई है। फिर हमने अनुराग ठाकुर जी से पूछा, केंद्रीय मंत्री से, केंद्र में रहते हैं वो कह रहे कि भाई पहले जब आप कांग्रेस से लो उन्होंने बंद क्यों की, उसके बाद हम ओपीएस पर बोलेंगे। यानी कि देयर इज नो विजन अबाउट ओपीएस अगर हम भाजपा की बात करें। नहीं, देखिए 2004 में जब ओपीएस बंद करने का निर्णय लिया, जैसे आप भी बोल रहे हो, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने लिया, उसके बाद 2 कांग्रेस के 5-5 साल के पूरे टेन्योर हिमाचल में हुए, तब इन्होंने क्यों नहीं उसको लागू करा? ये तो कर्मचारियों ने अभी मांग उठाई ना, तो कब लागू होगी?
आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप तैयार नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम इस पे कमेटी बनाई है, पूरा इसका बजट का प्रावधान करेंगे और फिर लागू करेंगे। मैं इनसे आज अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, इनको पता भी है हिमाचल का बजट कितना है आज? बजट देखिए इन्होंने पत्रकार है, वैसे पता ही होगा मेरे ख्याल से। इन्होंने 51,000 करोड़ का बजट पेश किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर साल बढ़ता भी है और हर सरकार करती है, उसका प्रावधान करती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये हमेशा कांग्रेस पार्टी को जो है भ्रष्टाचार के आधार पर घेरती रही है। जो इन्होंने 5 साल पहले सत्ता की आई थी, भ्रष्टाचार का नाम था। जो भ्रष्टाचार इन 5 सालों में हुआ है, 1500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले जो है रजिस्टर्ड है। गुड़िया हेल्पलाइन खोली थी इन्होंने, उसमें 8,500 जो है शिकायतें निवारण एक का नहीं हुआ है। इन्होंने जो है प्रदेश के बच्चों से, जो पढ़े लिखे बच्चों से जो है फॉर्म भरवाए, नौकरी के लिए अप्लाई करवाए, उसका कहीं पता नहीं है, पैसों का भ्रष्टाचार पर आप बेहतर तरीके से कहेंगे। एक लाइन और, जो कोरोना काल में जो लोगों ने पैसा दिया है, कोरोना की मदद की है, सरकार का खजाना भरा है, कई करोड़ों रुपए है उसमें। आप उनसे बीजेपी से पूछिए उसका हिसाब क्या है और कितना पैसा प्रदेश की जनता ने दिया था और कितना आपको सेंटर पैसा दिया था। कांग्रेस ने भी तो बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना करके भेजा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए हमने जो बिल भेजा होगा वो पार्टी के अंदर की बात है, हमने लोगों की मदद की है। इनके भी पार्टी के अंदर की बात है, सरकार में थे ये, इनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है लोगों की मदद करना। लेकिन मैं कहता हूं अगर इनकी घोटालों की जांच हुई तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या कांग्रेस करेगी? बिल्कुल करेंगे इनको। आप कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है। आपकी चार्जशीट तो बिल्कुल, जिसे हम पहाड़ी भाषा में फोकी कहते हैं ना, कोई फोकी नहीं है। हाँ। कोई फोकी नहीं है, उसमें बाकायदा नाम लिखा गया, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, उसमें मंत्रियों के नाम लिखे, हमने पढ़ी है वो, पढ़ी है। हाँ, पर उसमें कुछ लग नहीं रहा है चार्जशीट जैसा। वो बस ऐसा लग रहा है कि बस पेज पलटे जाओ 21-22। मनोज भाई, जब इनके मंत्री अंदर जाएंगे ना जेल में, तो सबको लग जाएगा कि सच्ची चार्जशीट थी है। कितने मंत्री जाएंगे? जितने नाम लिखे हुए हैं, जितने नाम उतने नाम होंगे। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मैं मेरा गिला आपसे भी है मनोज भाई, और मतलब मीडिया चैनल से जी। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा, इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी कॉल की थी 200 करोड़ रुपए के पुलिस भर्ती घोटाले में। आज पूछ देते हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ वो सीबीएसई पहुंची कहाँ है? पानीपत में है, चंडीगढ़ में, या कहीं परवाणु के बॉर्डर पर? देखिए सिट हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेट, नहीं वो ठीक है, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए। कहाँ पहुंची है? परमाणु में पहुंची है, पानीपत में कहाँ? देखिए पूरी इंक्वायरी चल रही है। जो लोग उसमें वो पाए गए थे उनको सजा दी जा रही है, अरेस्ट हुए हैं सारा। और सूद साहब, क्या आपको नहीं लगता है आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न हो रहे हैं? मैं बिल्कुल होंगे, हम सत्ता में है तो हमसे होंगे, नेचुरल बात है। अब इनसे तो प्रश्न होंगे नहीं जो बेचारे ऑपोजिशन में है। नहीं, चलिए ठीक है, प्रश्नों की बात यहाँ पर सही रही। 33% आरक्षण दे रहे हैं आप सरकारी नौकरी में, बड़ा जबरदस्त फैसला लिया आपने, पहले तो बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। टिकटों में क्या कर रहे हैं फिर आप? 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में महिलाओं को टिकट दिए है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं। किस रश्मिधर सूद ने कहा था कि भाई हम 10% तो लेकर के ही आएंगे। देखिए जो टिकटों का क्राइटेरिया है वो विनेबिलिटी है। विनेबिलिटी तो ठीक है, अगर मान लीजिए एक भी महिला नहीं जीत रही तो एक को भी नहीं देंगे, फिर तो रेशियो बिल्कुल खराब हो गई। फिर जो महिला सशक्तिकरण का नारा गाया जाता है महिलाओं के लिए, अब आपने देवी अन्नपूर्णा योजना भी कर दी है शुरू, मेरे ख्याल से, है ना? पहले इस पे आइए आप टिकटों पर। देखिए हमने 6 टिकटें महिलाओं को दी है, मेरे कांग्रेस के मित्रों ने। नहीं, वो अलग है, उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। महिला सशक्तिकरण की और मोदी जी की बात कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए पंचायती राज में किसने 50% रिजर्वेशन करा? भाजपा ने करा। 33% अब रिजर्वेशन की बात गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कर रही है? भाजपा कर रही है। लेकिन टिकटों पर, राज्यसभा में टिकटों पर जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करता है, ठीक है, वहां पर महिलाएं नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा? महिलाएं है यहाँ पर, होना चाहिए ना, बराबर का होना चाहिए। 30 न मानो 10 दे देते कम से कम। तो 6 तो दिया। ओह, बड़ा भारी दे दिया। 6 तो दिया, ज्यादा है क्या? 6 है? देखिए 3 दे रहे हैं आप आधे पे हैं। देखिए आप 1500 रुपए की बात कर रहे हैं कि हम सामान घर में तड़का लगाने में दिक्कत हो जाती है, सिलेंडर बहुत महंगा है। सशक्त बनाइए ना उन्हें, टिकट दीजिए ना उन्हें, सत्ता में लाइए ना उन्हें। देखिए मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता हाथ से छीनती हुई दिख रही है, उसके बाद इनको महिलाएं याद आ रही है। इनको याद आ रही है कि 33% की बात जाते जाते कह देते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं, इनको पता है हम हार रहे हैं, ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं, लेकिन बोलने में क्या जाता है? महिलाओं को दे दो। इन्होंने कहा कि 50% किराया भी घटा दो। जो घाटा नाफा देखना वो तो हमने देखना है। महिलाएं खुद कह रही है हिमाचल की, और हिमाचल का इतनी ईमानदारी और इतना सच्चाई जो स्टेट को लेके लोगों में, वो मैं कहना चाहता हूं। यहाँ के लोग
ये जो मुफ्त की बात है, फ्री की बात है, ठगने वाली बात है, ये बुरा मानते हैं ये लोग। ये और कहते हैं ये फिर भी आप लोग भी दे रहे हैं। नहीं, तो हमने कहा कि महंगाई से तो देने दीजिए। 4,500 का सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी और अनुराग ठाकुर जी सीटीओ के पास, और भाई साहब भी होते थे, मोहित जी को याद है, बड़े बड़े नारे लगाते थे महंगा सिलेंडर नहीं चलेगा। मैं आज 1150 रुपए सब्सिडी खत्म कर दिया। आप ये बताओ, क्या चूल्हों पे आपने ताले लगाने की तैयारी कर रखी है क्या? भाई महंगा क्या बहुत हुआ है सिलेंडर, वो तो बात सही है। उज्ज्वला योजना उसके बाद आपने चलाई, उसमें भी दूसरी सुविधा योजना दी, 3 सिलेंडर फ्री दिए। अब फ्री सिलेंडर है कि उसमें रिफिल कराने के पैसे लगते हैं? नहीं, 3 सिलेंडर तो फ्री है, तो 3 तो आप भरे हुए खाली भरे हुए बिल्कुल भरवाने के पैसे नहीं लगते? नहीं लगते, 3 पे बिल्कुल नहीं लगते। चलिए आपकी बात अभी सुन लेते हैं। आप बताइए, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हुई है या फिर युवाओं की हम बात करें, दोनों तरह से अगर देखा जाए कि जो हम ये फ्री बीज देते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन बीच में किसी प्रवक्ता ने हमारे कहा था कि एक तरह से उन्होंने ये शुरू किया और उसके बाद अब कांग्रेस को पहले बोला जाता था, लेकिन अब भाजपा भी तो वही कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। जो कांग्रेस कर रही है वो एल्योरमेंट है, वो महिलाओं को एल्योर कर रहे हैं 1500 रुपए के गारंटी पत्र बांटकर। और हम पूरा बजट का प्रावधान करके, ड्यू डिलिजेंस करके, हमने जितना भी अपने मैनिफेस्टो में चीजें लिखी हैं, हमने उसका पूरा बजट का प्रावधान रखा है और उसके बाद अनाउंस करा है। हम सबसे बड़ा 12 आपने कैलकुलेट किया, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। चलिए मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं, जो 1500 रुपए इन्होंने महिलाओं को देने हैं, उसका टोटल बजट कितना होता है, यही बता दे तो यही बता दे। पर चलिए, ये मैं आऊंगा विजेंद्र भाई, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन देखिए डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आपका प्रश्न हो चुका है, हालांकि नहीं आप रुक जाइए, रिपोर्ट थी सर, ये सुनने वाला है। द हिंदू की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट थी सर कि फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। प्रधान हिंदू में आप खुद भी पढ़ लेना सर, उसमें ये है कि महिला सशक्तिकरण भी हुआ, इसमें वुमेन एनरोलमेंट हुई है सर। जहाँ बस फ्री थी ना, वहाँ सर वुमेन एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, वो जॉब पे जा रही थी, तो मतलब ये मिलनी चाहिए। ये सर फ्रीबीज सही भी है सर, कुछ हद तक से इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देश की हालत क्या है। बहुत बढ़िया। किसी का प्रश्न यहाँ पर, रुक जाइए, प्रश्न औरों के भी है। मेरा सर एक सवाल है। आपका नाम और कहाँ से? पहले मैं अमित ठाकुर हूँ और बेसिकली सिरमौर जिला से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग यहाँ पर है और आज तक हिमाचल प्रदेश में सरकार भी नहीं गिरी है, लेकिन 2017 से पहले हिमाचल प्रदेश में एक स्कॉलरशिप मिलती थी स्टूडेंट्स के लिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और राजीव गांधी योजना के माध्यम से, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ का घोटाला हुआ। कांग्रेस की सरकार के समय घोटाला हुआ, बीजेपी की सरकार के 5 साल चले गए, ना तो घोटाले की जांच हुई और अभी तक कोरोना के बाद 4 साल हो चुके हैं, स्टूडेंट को एक फुटी कौड़ी भी स्कॉलरशिप की नहीं आई है। वो स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी उसके बारे में किसी ने आज ना तो घोषणा पत्र में कहा, ना इससे पहले कहीं उन्होंने जो है जिक्र किया। दूसरा सवाल क्या है कि हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर कहा जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया, 6100 स्कूल ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में, सरकारी स्कूल जहां पर 20 से कम बच्चे बच गए हैं, और 4100 के करीब प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक अध्यापक है। हिमाचल प्रदेश के 50% कॉलेज ऐसे हैं जहां ना लैब है ना लाइब्रेरी है, 27% कॉलेज में बिल्डिंग तक नहीं है, 22% कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक टीचर जो है उस कॉलेज को चला रहा है। तालियां बजनी चाहिए इसके लिए सबके वादा, क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा रह गया सर। बिल्कुल पूरा। दूसरा सवाल है स्वास्थ्य का। हिमाचल प्रदेश के पड़ोस में यहाँ पर जहाँ ये डिबेट हो रही है, आईजीएमसी हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद एम्स बना है, उसके बाद एम्स बन गया है, लेकिन आईजीएमसी के अंदर जब हम जाते हैं छोटे से छोटा इलाज करने के लिए, एक अल्ट्रासाउंड अगर करना है 2 महीने बाद की डॉक्टर जो है डेट देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये सुविधाएं हैं और अभी यहाँ पर विकास का इतना गुणगान हो रहा था कि हिमाचल प्रदेश में, मुझे नहीं पता कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये इलाज कहाँ करवाते हैं, लेकिन जहाँ हिमाचल की जनता सफर करती है ये वहां पर नहीं जाते हैं। एक कहावत है और उस कहावत से शुरू करूंगा, पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, लेकिन एक सुना है आपने, इस हमाम में सब नंगे। और ये जो कहावत है ना, ये अगर जो ये आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, हम पूरे हिमाचल प्रदेश भर में से देखते आए हैं, जहां पे युवा ऐसा कहता है, एजुकेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड भी है, वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा। आपसे पहले जवाब लेंगे सर। पहले तो वो स्कॉलरशिप कितना करोड़ का घोटाला था भाई? 250 करोड़ का। कांग्रेस का टाइम पे हुआ, भाजपा ने उसके बाद भी 5 साल में आके कुछ नहीं किया जो उन्होंने कहा है। नहीं, बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और जो भी दोषी पाए 5 साल से एक भी दोषी नहीं पाया गया। देखिए लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस से जैसे भी होगा,
जो भी गिल्टी पाया जाएगा भाजपा आज आश्वासन देती है कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो दूसरी बात, अब तो सर सरकार भी अब तो 2 दिन में इलेक्शन होंगे, रहे ना रहे। नहीं, हमें पूरा विश्वास है केंद्र में भी मोदी जी की सरकार रहेगी और यहाँ भी जयराम जी की सरकार है। ये तो 68 सीटों पे जीत भी नहीं रहे, लड़ भी नहीं रहे, ये भी कहेंगे कि 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, इस पे बात नहीं करे। वो 250 करोड़ घोटाला अगर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, बिल्कुल जांच चल रही है उस पे 5 साल से। 5 साल से अब जो लीगल प्रोसेस है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या किया ये 250 करोड़ का? देखिए ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल का घोटाला नहीं है, भाजपा ने भी किया है, हमने भी किया है, आप ये कह रहे हैं? देखिए 2007 से लेकर 12 तक भारतीय जनता पार्टी रही, 2012 के सिर्फ ये 5 साल का काम नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में भी, इनकी सरकार में, दोनों में हुआ है? देखिए जो अगर मान रहे हैं सीबीआई की जांच ये करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां हुई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें कार्रवाई भी हो रही होगी, लेकिन वो सिर्फ 5 साल का किसी का नहीं, वो लंबा प्रोसेस था, वो काफी लंबे अरसे से बीमारी दब रही थी और वो खुलासा भी कांग्रेस राज में हुआ था, बाकी कार्रवाई इन्होंने की हुई। मैं ये कह रहा हूं, भाई साहब कह रहे थे हमारे, एक भी अरेस्ट हुआ है इस पे? मैं पहले यही जानना चाहूँ, एक भी अरेस्ट हुआ है? हुआ है, कई जगहों पे हुई है कार्रवाई, हुई, कानून उसमें अपना काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो आईजीएमसी की बात कर रहे थे, आईजीएमसी किसने बनाया? दीनदयाल हॉस्पिटल किसने बनाया? कमला नेहरू हॉस्पिटल किसने बनाया? देखिए हमने जो स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, कांग्रेस पार्टी ने उसको तैयार करने का काम किया। एक दिन में सारा काम नहीं हो पाएगा, या सिर्फ आप कहते हैं कि 40 साल कांग्रेस रही है, तो 40 साल पहले कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कहां था और आज कहां पहुंची है? देखिए डॉक्टर, शिक्षक, ये जो कर्मचारी है, ये तैनात करने का काम तो मेरे सहयोगी भाइयों का भी था। अगर आप ये जैसा ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है टेस्ट की रिपोर्ट आने में या टेस्ट को करवाने में 2-2 महीने लग रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती थी कि सेवाएं तो थोड़ी दुरुस्त कर देते। ये यहाँ पर किसकी एमसी है? एमसी में कौन है यहाँ पर काबिज है? इनकी भारतीय जनता पार्टी की है। तो यानी कि दोनों मिलकर अब ये चीज ठीक नहीं कर रहा। आपने बहुत अच्छा कहा। भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, राजनीति देखिए इनकी। अभी मई जून में जो है नगर निगम के चुनाव होने थे। भटक जाएंगे अभी हम, भटक जाएंगे। मैं भटकूंगा नहीं। इन्होंने ये चुनाव भी टाल दिया, इन्होंने ये चुनाव भी टाल दिया है। सीपीआई के पास नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पर विजेंद्र भाई से बात करते हैं, इस मामले में सब नंगे भाई। नहीं, देखिए इसमें सवाल क्या है कि घोटाला हुआ, ये कहते हैं हमने जांच बिठाई, ये कहते हैं कि बीमारी लंबी थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, साफ नजर आ रहा है। ये विपक्ष में थे, ये इन्होंने क्या किया, कौन सा ऐसा आंदोलन किया कि उसको सिरे पे चढ़ाते ये कहीं नहीं थी। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो दूसरे मुद्दे हैं जिस पर आप कह रहे थे कि सब नंगे हैं, सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा का मॉडल किसका है? केरल का है, नंबर 1 स्टेट, सबको मालूम है, यहाँ आंकड़ों का है, ये मेरे बोलने से नहीं है, ये सिर्फ एक शेखी बगाड़ने वाला काम नहीं है। स्वास्थ्य में नंबर 1 कौन है? केरल है। यूनाइटेड नेशंस में कोरोना काल में किसको बुलाया गया बातचीत रखने के लिए? केरल के मंत्री को। ये मान गए भाई, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मेहरा जी मैं आपकी बात, फिर भी आप केरल के मॉडल की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक वैसी स्वीकारता क्यों नहीं आई सीपीआईएम की, अगर ऐसा है तो? नहीं, देखिए हम काम कर रहे हैं, हमारा आंदोलन बन रहा है, इसीलिए हम पिछली बार जीते और इस बार 11 सीटों पर लड़ रहे हैं। और आपकी खुद की रिपोर्ट होगी, आप भी सर्वे करते हैं, 11 की 11 सीटों में कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। ये कांग्रेस भाजपा ये मान के ना चले कि जनता जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। 250 करोड़ हमारे गए। नहीं, 250 करोड़ के लिए जो आंदोलन होने थे, आप सबको मालूम है, जो छात्र आंदोलन है, जो हमारी से सोच से संबंधित छात्र आंदोलन है, उस छात्र आंदोलन ने ही इस मुद्दे को उठाया था और सिरे पर चढ़ाया था, और बाद में इंक्वायरी कॉल हुई और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सरकार ने करना था और विपक्ष ने करना था। चलिए उम्मीद करते हैं अगली सरकार तो करे। किसी और का कोई प्रश्न, मेरा भाई बहन यहाँ पर जो है, किसी का कोई प्रश्न है अपना हाथ खड़ा कर सकता है, या फिर आप चलिए ऐसे ना रहिए, आपका वोकल होने का समय इस समय पर है, क्योंकि इसके बाद 5 साल तक, पहले कहते हैं ना चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहले वो आपके चरणों में होंगे फिर आप उनके चरणों में होंगे। यहाँ पर एक भाई है, इनका कोई प्रश्न है जी। कहां से हैं आप? शिमला से ही है जी। किससे प्रश्न है, क्या प्रश्न है? प्रश्न सबसे ही है कि JNK में 370 हट गया था, तो हिमाचल में एक सिमिलर एक्ट है, उसको हटाने के लिए क्या एटीट्यूड है गवर्नमेंट्स का? वो आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा धारा? वो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है। ये तो हटने से रहा, ये तो मैं भी मानता हूँ, कोई भी नहीं गएगा इसमें। आप में से कोई और, किसी का और प्रश्न है? आपने भी प्रश्न पूछा था? नहीं पूछा था, पर आप सीपीआई के हैं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, तो फिर प्रश्न यानी कि कांग्रेस या भाजपा से होगा। मेरा प्रश्न सभी से है, खास तौर पे जो अभी रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस है, इनसे है। इन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, वहीं दूसरी ने कहा हम 8 लाख रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा ने तो नौकरियां नहीं दी, जो भी दी वो आउटसोर्स पर दी, ठेके पर दी। जो भर्तियां की उसमें जो है धांधलियां हुई। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये बताया नहीं कि वो स्थायी होगी, ठेके पर होगी, आउटसोर्स होगी, किस तरीके की। अरे क्या बात है,
कैसे आउटसोर्स ही करेंगे आप? देखिए जी अगर हाँ या ना? अगर कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा दावा या वादा प्रदेश की युवाओं से किया है तो उसको हर तरह से देखो आप। सरकारी क्षेत्र में जितने जो जरूरत होगी, जितने सरकारी भर सकते हैं पद को, वो भी भरा जाएगा। आउटसोर्स की बात ही कर रहे थे कि उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे। रोजगार देने के लिए 680 करोड़ का जो स्टार्टअप फंड है वो शुरू किया गया है। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसियों को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सेम ऐसा ही है इनका, बस थोड़े आंकड़े अलग अलग हो जाते हैं। आंकड़े अलग अलग हो जाते हैं। देखिए आपकी नियत बिल्कुल सही होनी चाहिए कि हमने जो युवा बेरोजगार है उनको भटकने नहीं देना है, उनको ड्रग्स में नहीं जाना था। हिमाचल पहले ही ड्रग्स में चला, उड़ता हुआ हिमाचल बन चुका था। मैंने कहा यह झूठा वादा नहीं करेगी कांग्रेस की 1 लाख रोजगार जो सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो उनका भविष्य सुरक्षित रहे, जहां लगता है कि ये जो काबिलियत है, ये जो उनकी स्किल है, वो इसको यहां पर यूज मैं सुन गया आपके तरफ भी आऊंगा भाई। देखिए ये कह रहे हैं इनका जो मेरे ख्याल राजीव शुक्ला जी ने बोला कि 1 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में देंगे। आज तक भारत के इतिहास को ले लीजिए, कौन सी कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख रोजगार सृजित हुए? अपना बताइए। बिहार में इनकी बिहार में इन्होंने एक सिमिलर वादा करा। पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख छोड़ के जा रहा आपको, आप बोले ऐसे 10 लाख रोजगार देंगे। 10,000 रोजगार भी आप बिहार पे दे नहीं पाए। तो ये झूठे वादे करके सत्ता हथियाने का हथकंडा छोड़ दीजिए, जनता को सच्चाई बताइए। हाथ छोड़िए। और कैबिनेट मेमो कैसे बनता है वो मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि रोजगार कैसे दिया जाता है कैबिनेट में, उसके बारे में जनता को बता दीजिए। अब विजेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत देर से हैं यहाँ पर। नहीं कहना चाहेंगे। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने गिव अप ही कर दिया है अब सारे सरकारों पे। उम्र दराज है जी, आइए प्लीज आगे आइए। आपने एक प्रश्न पहले भी किया, एक और करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इधर सामने लाइट अच्छी आनी चाहिए। देखिए सारे मुद्दों पे बात होगी, हर एक चीज पे बात होगी, लेकिन एक अहम मुद्दा है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, वो है सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत बढ़िया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बोलती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे हिमाचल के, लेकिन आप देखिए हिमाचल की स्थिति। हिमाचल में हर 10 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, रीति रिवाज चेंज होते हैं, धार्मिक उससे आप देखेंगे तो हर आप अपने धर्म में जाते हैं। इंडिजिनियस कल्चर है हमारा। इंडिविजुअली आप कैसे उसको लागू कर पाओगे? जबकि ये इसके लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है कि इसको ना करे। और जो इसमें दूसरे वो है कैसे लागू करेंगे? मैं ये समझ गया आपका प्रश्न। इंडिजिनियस कल्चर्स भी हमारे बीच में सर, रीति रिवाज अपर को जाए अलग है, ऊना को जाए अलग है, कांगड़ा को जाए अलग है, चंबा को जाए अलग है, सिरमौर से लेकर भरमौर तक हम एक स्टेट हैं लेकिन अलग अलग है। अब सर प्रश्न, क्योंकि समय बहुत कम है अब हमारे पास, कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा? क्योंकि देखिए देवताओं में भी श्रद्धा है, अलग अलग रीति रिवाज भी है। कई ऐसे मंदिर है जहां पर पुरुष नहीं जा सकते, कई ऐसे हैं जहां महिलाएं नहीं जा सकती, बहुत चीजें हैं, बहुत उस पर नहीं फंसेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? देखिए भारत एक है और हर जो भारत का नागरिक है उसके एक यूनिफॉर्म कोड के तहत हम काम करेंगे। जितनी देश में आज घुसपैठ हो चुकी है, जितने बाहर से रोहिंग्यास आ गए हैं, बांग्लादेश से कोई और कम्युनिटीज हैं जो भारत में अपना घर बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो भारत का नागरिक है उसको भारत का हक मिले। हम भारत के नागरिक को अब उसका पूरा हक दिलाना चाहते हैं और इसी के लिए हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। कितना फिजिबल है जी ये? नहीं, मैं पुराना जो क्वेश्चन था उस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इस पर भी बोलिए। इस पे बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, थोड़ा शॉर्ट में ही बोलूंगा। ये इन्होंने कहा था जब ये सत्ता में आए थे, केंद्र में 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये कह रहे हैं 1 लाख। दोनों बराबर है, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं ना। उन्होंने 2 करोड़ दिया ना, ये 1 लाख देंगे। और क्या है रोजगार में? यहाँ तो सिर्फ सवाल ये आता है कि पक्का होगा या आउटसोर्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि रोजगार का स्वरूप इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया। पार्ट टाइम वर्कर बना दिए, टेम्परेरी बना दिए, कैजुअल बना दिए, इन्होंने मल्टीटास्क बना दिए, मल्टीपर्पज बना दिए, इतने बना दिए इनको खुद पता नहीं होगा कितने टाइप के वर्कर्स इन्होंने बना दिए, और जो मजदूरों को और कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सवाल लेके आए हैं, ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का सवाल है हिमाचल के अंदर। ये हिमाचल के अंदर मुद्दा है ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी तरीके से हिमाचल में मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये क्या चाह रहे हैं कि सांप्रदायिकता का वातावरण हिमाचल के अंदर भी बनाया जाए, उत्तर प्रदेश की तरह, बिहार की तरह, दूसरी जगह की तरह। वो यहाँ चलेगा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप उसके बिल्कुल एंटी? बिल्कुल हम कह रहे हैं ये बहुसंख्यक बात नहीं चल सकता इसमें। जिस तरीके से सारी कम्युनिटीज हैं, उन सारी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। देश का प्लूरलिस्ट कल्चर है, यहाँ अलग अलग धाराएं, अलग अलग सोच। आप इंसान को ले लीजिए, एक इंसान, एक मर्द है, एक औरत है,
मर्द को क्या औरत और औरत को क्या आप मर्द बना सकते हैं? क्या एक जैसा कल्चर, क्या एक जैसी संस्कृति, क्या एक जैसा सारी चीजें आप वेशभूषा कर सकते हैं? ये सुनिए एक मिनट मोहित जी, सुनिए, आप सुनिए, जस्ट होल्ड ऑन, आप सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड ना मुद्दा है यहां पर, ना होगा। बीजेपी को यहां बात करनी है महंगाई पर, बीजेपी को बात करनी है यहां भ्रष्टाचार पर, बीजेपी को रोजगार पर बात करनी है, बीजेपी को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बीजेपी को सड़कों पर, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, इस पर बात करनी है, इस पर बात करनी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? है किसी को पता? बहुत कम लोगों को पता है। तो शायद जिस चीज का पता ही कम हो, शायद उसका मुद्दा भी जो है वो कम ही बनता है। आपका क्या स्टैंड है यूसीसी पर? देखिए, संविधान की 4 अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है जो ये बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक है, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा, मेहरा जी ने, कि हिमाचल जैसे स्टेट में, यूपी, बिहार या जो बड़े स्टेट है जहां पर कई धर्म है और धर्म को लेकर कई कट्टरपंथी लोग हैं, अपने अपने धर्म को लेकर बहुत कुछ मानते हैं, वो विसंगतियां हो सकती है वहां पर। हिमाचल में ऐसा मुझे दिखता नहीं है। दिखता नहीं, ठीक है। अब ये आपका मैं समझ गया हूं, अब बड़ा शॉर्टेड वर्ड में आपने कहा है 12 मुख्यमंत्री कांग्रेस के पास है, 12 से भी ज्यादा हो सकते हैं। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि मैं भी बन सकता हूं, कौल सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं भी बन रहा हूं, उनके मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। सुक्खू जी कह रहे हैं मैं बन रहा हूं, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं मैं बन रहा हूं, यहां पर हॉली लॉज वाले कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं। कौन बन रहा है भाई? प्रदेश की जनता परेशान हो गई है, कौन चेहरा है, क्या है, किसे वोट दे, किस हिसाब से दे? मनोज भाई, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी कितनी समृद्ध पार्टी है, कितने सक्षम लोग हैं कि हमारे पास 12 और 4 नहीं है, हमारे पास 68 विधायक ऐसे हैं जिनको हमने टिकट दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनने का दम खम रखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास काबिल मुख्यमंत्री है, 4 है, 6, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो एक नाम से चलती है, एक नारे से चलती है और बाकियों को बोलने तक का हक नहीं होता। हम लोग हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को में नेता भी और जनता भी अपनी बात रख सकता है, अपनी मांग रख सकता है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है। ये जब हिमाचल का जनता कांग्रेस पार्टी को पूरा मैंडेट देगी, पूरा अपना समर्थन सहयोग देगी, उसके बाद आपको जो सबकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा वो मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास 68 मुख्यमंत्री। मतलब तलवार से जब तलवार टकरेगी तो किसी ना किसी तलवार को तो टूटना पड़ेगा। देखिए, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एक मंच पे बैठकर, एक जगह पे बैठकर जो है ये फैसला बड़े आराम से कर देंगे। और टिकटों को लेकर के तय नहीं हो रहा था एक मंच पर। देखिए, टिकटों को लेकर अधिकतर जो टिकट है कांग्रेस पार्टी ने बहुत सर्वसम्मति से दिया है, लोगों की आवाज सुन के दिया है, लोगों की पसंद पर दिया है। बागी बड़े हो गए जी आपके, वही गले के पास बन गए हैं, और कुछ बने ना बने। हाँ जी, देखिए, जो पार्टी जीतने वाली होती है वहाँ लगभग सारे लोग टिकट की चाह में होते हैं और कुछ नाराज भी होते हैं। 21 से 22 विधायकों के टिकट काट दिए, कुछ सिटिंग थे, कुछ हार गए थे। देखिए, हमारा टिकट का मैंने पहले भी बताया, विनेबिलिटी बिगेस्ट क्राइटेरिया है। मतलब चाहे वो जिस भी पार्टी से आए, जैसा भी आए, पार्टी को भला बुरा कहे। अनिल शर्मा ने ना जाने पिछले 4-5 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी को कहा। राकेश चौधरी की बात करें, पहले वो इंडिपेंडेंट कहे, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल रहा है उन्हें। विशाल ने रहे जो कंपटीशन में आ रहे थे, उनका टिकट कट गया वहां से, अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा है। हम जो भी सबसे सक्षम उम्मीदवार, और भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हमारे पास विश्व के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता सूद साहब, एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हीं बातों पर चलेगी कि हमारे मोदी जी बड़े कमाल के हैं, हम बहुत बड़ी विश्व की पार्टी है, या इस तरह की चीजें, या कुछ इन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी में भी कुछ है? बिल्कुल है। विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन है? भारत है। किसकी लीडरशिप में वो बनी? नरेंद्र मोदी जी की। आप हिमाचल की बात कर लीजिए, पिछले 5 साल में 1,09,872 करोड़ रुपए की ग्रांट सेंटर से मिली, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट है। किसके कारण मिली? जयराम जी की और मोदी जी की जो समन्वय की है उसके कारण मिली, डबल इंजन के कारण मिली। वंदे भारत एक्सप्रेस आज ऊना से दिल्ली चलती है, देश की 4थी ट्रेन है, तो क्यों चलती है? क्यों चलती है? ठीक है, अब मैं तीनों से, हाँ जी, ये जो दावा करते हैं, बहुत बार दावा करते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, ये सर्वे किया किसने? ऑक्सफैम ने किया ये सर्वे, या कोई जो रॉयटर्स ने सर्वे किया, या दुनिया की किस संस्था ने सर्वे किया ये सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इनके साथ है, सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए? ये जो शेखियां बघारते हैं ना, इन शेखियों को अपने पास रखें, पहली बात ये। दूसरी बात, जो मूल मुद्दा है जिसपे उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारी छवि चमकाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 106, ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स जो है कहाँ? ये 100 से ऊपर, पाकिस्तान से भी पीछे हैं हम।
बांग्लादेश से भी पीछे हैं हम, नेपाल से भी पीछे हैं हम। आप शेखियां बगा रहे हैं कि ऐसा। और दूसरी बात, 22 करोड़ लोग भूखे कहां सोते हैं? पेट हिंदुस्तान में सोते हैं ना। 22 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस बात का कभी जिक्र नहीं करते, भूखमरी का जिक्र नहीं। कार्यकर्ता से ज्यादा भूखमरी से मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दुनिया में कहां है? आज हिंदुस्तान सबसे आगे है उसमें। पर एक बात है वैसे मेहरा जी, एक बात है, आप भी मानेंगे इसको? बिल्कुल जी। अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों स्वीकार कर रहे हैं लोग? रुपए पैसे का खेल है, कॉर्पोरेट्स हैं, पूंजीपति हैं लोग। वोट तो लोग करते हैं ना। सुनिए ओपिनियन मेकिंग कैसे होती है मनोज जी। आज जितने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट चैनल्स हैं उसमें करोड़ों रुपए इन्होंने डाल दिया है। आज जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, 10 करोड़ रुपया एक दिन का भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर रही है पूंजीपतियों से। ये जो एडीआर जो संस्था है, हिंदुस्तान की जो निष्पक्ष संस्था है, उसका जो सर्वे आया था, 10,000 करोड़ रुपया इनके पास, 10,000 करोड़। उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी 600 करोड़ रुपया के लेके 10,000 करोड़ में से ये करोड़ों रुपया जो है टीवी चैनलों में डालकर, दूसरी जगह डालकर, एडवर्टीजमेंट डालकर, सोशल मीडिया में डालकर, फेसबुक में और दूसरी चीजों में ये डालकर जो है प्रचार करते हैं। जनता को मालूम ही नहीं है, बेचारी जनता तो जो आप दिखाएंगे वो दिखता है उसको, वही उनकी जो कल्पना। हम ठीक नहीं दिखा रहे क्या? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो मीडिया दिखाएगा या समाज दिखाएगा, जिस तरीके का वातावरण उनको दिया जाएगा उससे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन आज सच्चाई क्या है? उस सारी चीज को हिमाचल की जनता दरकिनार कर रही है। आप देखिएगा 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, ये जो इनका डबल इंजन है, मैं कह रहा हूं ये सीज हो जाएगा। अब आपका विजन लूंगा अंत में। आप कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितनी सीटें आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मैं जो अपना पर्सनल असेसमेंट बताता हूं, 48 से 50 सीटें हम लेकर जीत रहे हैं इस बार। और मैं ये भी कह रहा हूं आपको कि प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू हो गई। और ये जरूर सुनिए, ऐसा तो नहीं 48 से 45 आने के बाद भी भाजपा की सरकार बन जाए? सरकार नो, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। सरकार जब इतनी सीटें आएगी तो कांग्रेस की बनेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये बार बार पीएम मोदी की बात करते हैं, मैं उनको मानता हूं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री, सबको इज्जत करनी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के इन 8 सालों में ऐसा महसूस होता, और आप भी करते होंगे जो जनता खड़ी है, कि मुख्यमंत्री सभी देश के जो मुख्यमंत्रियों का जो स्टेटस है थोड़ा गिरा। प्रदेश के सभी के मुख्यमंत्रियों का वो स्टेटस नहीं रहा है, गिरा है। ऐसा लगता है कि सारे मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि पीएम मोदी क्या बोल रहे, क्या इशारा कर रहे हैं, वही समझना है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो कई फैसले लिए सुबह और शाम को पलट भी दिए। आप कितनी सीटों पर जीत रहे हैं? निश्चित तौर से 11 में लड़ रहे हैं, तो 11 में ही जीतेंगे। आप फैक्ट पे बात करते हैं, थोड़ा फैक्चुअली बात करिए। फैक्चुअल बात कर रहा हूं मैं। आप जाइए ना, मैं पिछले कल कोई दिल्ली से आए थे, मैंने उनको कहा आप जोगिंदर नगर जाइए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप जोगिंदर नगर जाइए, आप सराज में जाइए, आप दूसरी जगह जाइए, क्या वातावरण है। हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरीके का वातावरण बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया, 11 की 11 सीटें जीतेंगे। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी 48 ये जीत रहे हैं, 11 ये हो गई। कितनी हुई? 48 और 11 कितनी हुई? 69, 59। भारतीय जनता पार्टी कितनी जीत रही है? देखिए, हम तो रिवाज बदल रहे हैं, 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। नहीं, एग्जैक्ट डाटा कुछ आप बताएंगे? तो 40, 45, 35, 50 प्लस जाएंगे जी इस बार। 50 प्लस जाएंगे। 50, 48 हो गया, 98 और 11 हो गया। नहीं, आप 11 कितना हुआ? 109 सीटों पर इलेक्शन हुई। वाह, मजा आ गया। हाँ जी, आप विजन बताइए और क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं विजन बता रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मोहित भाई बात कर रहे हैं, इनका मन मान चुका है कि हम सत्ता से बाहर है। दूसरी बार हिमाचल का अगर राजनीतिक दलों का आप इतिहास उठा के देखो, हिमाचल में सिर्फ 2 ही पार्टियां चली है, कांग्रेस और बीजेपी। तोमर जी, हम बात ही नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की फिलहाल। कल की बात है, चाहे सीपीएम की बात भी कर रहे हैं। इन्होंने ठीक दिया 11 सीटों पर, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है। पर ये पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में इनका असर हो सकता है। सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं आप, हैं? अच्छा, देखिए, यहाँ जरूरत पड़ेगी। मतलब जब राजनीतिक दलों का जो इतिहास रहा है, हिमाचल में तीसरा विकल्प आज तक उभरा ही नहीं है। नहीं, तोमर जी, सीपीआईएम की जरूरत पड़ेगी क्या? हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है, और हम आपको 5 साल जो सुशासन देंगे वो आप देखिए। तोमर जी, सीपीआईएम की नीड जरूरत पड़ेगी? देखिए, मैं नहीं कहता कि कितनी जरूरत पड़ेगी, हमारी अपनी सत्ता में आएगी। लेकिन इनका जो वोट बैंक है, जो ये संघर्ष करते हैं लोगों के लिए, वो कुछ कंस्टिट्यूएंसी में क्या करेंगे आप अगले, अगर आपकी सत्ता आती? सब कुछ करेंगे। रोजगार, लोगों को सुशासन देंगे, लोगों के लिए जो ये महंगाई है उससे राहत देंगे, लोगों के लिए जो इन्होंने कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर दी है और कर्जे में डुबा दिया हिमाचल प्रदेश, कानून व्यवस्था पुलिस से तरमरा चुकी है, हम वो सब कुछ करेंगे जिससे हिमाचल देश का नंबर 1 स्टेट बनने की ओर अग्रसर होगा। हाँ जी, आप क्या करेंगे? 11, अगर आपकी 11 भी जीत जाते हैं तो आप किस तरह का रेवोल्यूशन लाएंगे?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि तीसरे मोर्चे के लिए स्पेस नहीं है, तीसरा विकल्प नहीं है। ये भूल गए शायद 1990 के दौर में जनता दल कितनी सीटें जीता था यहाँ? 11 सीटें। अभी 10 साल पहले ये कह रहे हैं ना कि जरूरत पड़ सकती है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि तीसरा विकल्प नहीं है, ये गलत सोच है। हिमाचल की जनता में तीसरा विकल्प हमेशा रहा है और इसीलिए वो तीसरे विकल्प की ओर देखते भी है। आपने जो इस बार तो बन नहीं सकता वैसे। नहीं, तीसरा विकल्प होना कोई जरूरी थोड़ी होता है कि 68 के 68 नहीं, वो ठीक है, लेकिन प्रचंड वाला मैं कह रहा हूँ। चलो, उसके आंकड़े तो आपके अपने हो सकते हैं, आप मीडिया चैनल है, आप उस तरीके से उस चीज को परिभाषित कर सकते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, हमारा जो मूल प्रश्न है कि विपक्ष जो है वो एक सक्षम होना चाहिए। मतलब आप बीजेपी को नहीं चाहते हैं, अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें। भारतीय जनता पार्टी को तो हम सदा से ही कह रहे हैं, ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये देश को तोड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान करके जो इस देश के अंदर विघटन पैदा करना चाहती है। हमारे देश का आजादी का आंदोलन क्या रहा जी? मतलब आप भाजपा को स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि दोनों इकट्ठे होकर के? नहीं, ये दोनों इकट्ठे भी हो जाते हैं कई जगह। आप ये भी मत भूलिए, आप ये मत भूलिए, ये सच्चाई है। क्योंकि इनके उधर को जा रहे हैं, उनके इधर को आ रहे हैं। ये हुआ ये हिंदुस्तान के अंदर अनेकों कॉर्पोरेशंस के अंदर भी हुआ। मतलब इस बार भी हो सकता है। नहीं, ये तो ये जाने दोनों, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर और हिमाचल के अंदर एक ऐसा विपक्ष चाहिए। और विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि 100 लोग ही चुनकर आए या 200 लोग चुनकर आए या 68 चुन के आए या 50। विपक्ष का मतलब ये है ऐसे सक्षम लोग जाने चाहिए अंदर जो जनता की आवाज को मुखर कर सके। वो एक भी हो सकता है, वो राकेश सिंघा जी ने दिखाया। वो संसद के अंदर जो है 6 लोग भी बता के जो दिखा चुके। तो हमारा मकसद ये है कि विधानसभा के अंदर अगर हमें चुनकर जाने का मौका मिलेगा, हमारे जितने ज्यादा विधायक जाएंगे चुनकर, हम जनता की आवाज बनेंगे। हम पूंजीपतियों की आवाज नहीं बनेंगे, हम इनकी तरह लूट घसूट नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार। 2 मिनट का समय है। हाँ जी, विजन आपका। भाजपा का विजन है भविष्य जज्बात के साथ प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाना। यही भाजपा है और हम इसी पे काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि हम आने वाले 5 साल में हिमाचल को एक मॉडल हिल स्टेट के रूप में डेवलप करेंगे जो पूरा विश्व उसको फॉलो करेगा। राजीव जी हमारे बीच में यहाँ पर है। राजीव जी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। राजीव जी, अगर आपका कोई प्रश्न है इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, आम आदमी पार्टी ने पहले मैदान छोड़ दिया, आप पूछ सकते हैं। देखिए, वादे सिर्फ वादे, क्योंकि जनता भी यही कहती है कि ये सिर्फ वादे करते हैं। चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, विजन डॉक्यूमेंट में काफी सारी चीजें यहाँ पे लाई जाती है पर धरातल पर उतर नहीं पाती है। तो सिर्फ ये वादे पे यहाँ पे टिकी है और लोगों को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। पर जनता तय करेगी किसको घर बैठाना है और किसको ऑफिस भेजना है। चलिए, किसको ऑफिस भेजना? आ जाइए, आप भी विक्रांत बदन जी हमारे साथ यहाँ पर सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट, आप भी आ जाइए। तो चलिए जी, फाइनली अब इस डिबेट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुकुल जी, बढ़िया डिबेट रही, अच्छी डिबेट रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। और देखते हैं अब कि 12 तारीख को किसका यहाँ पर ताज किसके सर पर सजता है। और एक और बात देखिए, इस बारी पहली बारी राज्य के मुद्दों पे भी हमने बात की। हर जगह थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। जनता में रोष है, जनता कई जगह तृप्त है। अब देखना यह है कि जनता ज्यादा तृप्त है या फिर ज्यादा रोष है, वो तो जल्दी ही लगेगा पता। इस बारी ये जरूर है कि चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जितना हमें पता चला है। और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अनप्रेसिडेंटेड हो, जो आपने पहले नहीं सोचा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मजा भी आएगा और जो भी सरकार बनेगी वो आप लोगों के लिए अच्छा काम करेगी। विक्रांत जी, क्या कहेंगे? अब इस मौके पे क्या कहना है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने यहाँ पर जनता के समक्ष कुछ वादे किए हैं। अब उन वादों को किस तरह निभाते हैं जो सत्ता में आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ की जनता किसे सत्ता में बिठाती है, ये तो समय के घर में छिपा है। समय के घर में छिपा है। तो चलिए, अभी लेते हैं आपसे इजाजत। और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद जी ने। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। हमारे सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और चुनावी बेला जैसे